और सभ्यताओं के पहले बीज पड़े। हर चीज जुड़ी हुई है और वो रास्ता आप तक जाता है। इतिहास को इतना सब कुछ करने में 1370 करोड़ साल लगे, लेकिन हम आपको हर जरूरी जानकारी देंगे सिर्फ 2 घंटे में। ये है हमारा नवजात ब्रह्मांड। आने वाले दिनों में जो भी होगा, जिस भी चीज का वजूद होगा, उसकी शुरुआत यहाँ से हुई। ऊर्जा के इस छोटे से स्रोत से, वो स्रोत जो एक परमाणु से भी छोटा है। हम आज जिस इतिहास को जानते हैं, उसकी शुरुआत बड़े ही रहस्यमय के साथ हुई थी। हम वजह तो शायद न जान पाए, लेकिन हमारे ब्रह्मांड में अचानक विस्फोट हो गया। सेकंड के करोड़वें 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 हिस्से में जो चीज परमाणु से भी छोटी थी, वो अचानक एक तारामंडल से भी बड़ी हो गई। पुश! आप जिसे देख रहे हैं वो ऊर्जा है, और अगले 2 घंटे में हम जो दिखाने जा रहे हैं उसे समझने के लिए ये बेहद अहम है। सेकंड के एक मामूली से हिस्से में बिग बैंग ने इतनी ऊर्जा पैदा कर दी जो आज तक मौजूद है। इतनी ऊर्जा जिससे हर तारा रोशन है, हर जीव को जिससे ताकत मिलती है। हम जितनी भी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं वो उस वक्त की है जब कायनात बनी थी। जब हम कार में पेट्रोल डालते हैं, तब हम उस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं जो बिग बैंग के वक्त बनी थी। हम ब्रह्मांड की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। हमारी इस 2 घंटे की कहानी में अभी कुछ ही मिनट बीते हैं, पर इतने में ही 3,80,000 साल बीत गए। अब आप देखने वाले हैं हमारे असली पूर्वजों के जन्म को, पहले परमाणुओं को। ये है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड इसकी मदद से ही हमारे आसपास की हर चीज बनाने वाला है। हाइड्रोजन एक बेसबॉल टीम की तरह होती है। हम सोचते हैं कि किस खिलाड़ी को हम टीम में रखें। मुझे एक ब्रह्मांड बनाना है, उसकी शुरुआत हाइड्रोजन से करूंगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव होता है और उससे कई किस्म के परमाणु बनाए जा सकते हैं। पहले परमाणु ब्रह्मांड में उड़ने लगे, लेकिन अच्छी बात यह हुई कि वो बराबरी से नहीं फैले थे, क्योंकि ज्यादा परमाणुओं वाले छोटे पॉकेट्स में शुरुआती ब्रह्मांड को गढ़ने वाले ग्रेविटी ने अपना जादू दिखाना शुरू किया। पहले तारामंडल बनने लगे और ब्रह्मांड के अंतहीन राज सामने आने लगे। पूरे इतिहास में जब भी किसी एक जगह पर ज्यादा ऊर्जा और तत्व जमा हुए, वहां जटिल चीजें होने लगी। पूरे ब्रह्मांड में कई ऐसे इलाके थे जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर क्रिएटिविटी, साइंस और आर्ट नजर आ रहा था, और कई नई संस्कृतियां भी बनी, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक दूसरे से इंटरैक्ट करने लगी थी। जाहिर सी बात है, जहाँ भी कुछ होगा वहाँ नई चीजें विकसित होंगी ही, और जहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ पर क्या विकास हो सकता है। बिग बैंग के 30 करोड़ साल बाद भी नए बन रहे तारामंडलों के अंदर ग्रेविटी लगातार गैस और धूल के बादलों को दबा रही थी, जिससे दबाव और गर्मी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। जब तापमान करीब 17.25 लाख सेल्सियस के आसपास पहुंच गया, तब हाइड्रोजन के अणु आपस में टकराने लगे, जिससे एक नया तत्व बना हीलियम, और उससे निकलने लगे ऊर्जा के तेज गुबार। पहले तारे का जन्म हुआ। अचानक ही वहाँ पर रोशनी की तेज चमक नजर आने लगी, जिससे निकली ऊर्जा ब्रह्मांड में मिलने लगी। पूरा ब्रह्मांड रोशन हो गया। लेकिन इस शुरुआती ब्रह्मांड में किसी चीज की कमी थी। तारे तो करोड़ों थे, पर ग्रह एक भी नहीं था। ग्रह बनाने और फिर इंसान की रचना करने के लिए अगला कदम उठाना था, जिसकी वजह से आज तक का इतिहास बना। उसके लिए ब्रह्मांड के पास सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ही थी। हर जटिल चीज, हर वो भारी चीज जिससे कुछ बनाया जा सकता है, मसलन आयन या जीवन या ऐसी दूसरी चीजें कार्बन से बनी थी, लेकिन वो असल में तारों में बनाई गई थी। हम भले ही अपने सूरज जैसे तारे को प्रकाश का स्रोत माने, पर उसके अंदर एक और बहुत बड़ी घटना हो रही थी। तारे तत्व बनाने की फैक्ट्री है। वो हाइड्रोजन को हीलियम से, हीलियम को लिथियम से मिलाकर 25 ऐसे आम तत्व बना रहे थे जो जीने के लिए जरूरी थे, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आयन भी शामिल थे। मतलब 1200 करोड़ साल पहले ही तारे वो तत्व बनाने लगे थे जिनसे आयन एज शुरू हो सकता था।
जिनसे शहरों के लिए इमारतें और इंसान के बनाए कुछ बेहतरीन स्मारक बन सकते थे। लेकिन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने से पता लगता है कि शुरुआती ब्रह्मांड के सामने अगली चुनौती क्या थी। इस मूर्ति का फ्रेम तो लोहे से बना है, लेकिन इसकी खाल जिस चीज से बनी है वो इतनी भारी थी कि तारों में नहीं बन सकती थी। बात चाहे लेडी लिबर्टी की त्वचा बनाने की हो, या शादी की अंगूठी के लिए सोने की, या न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए यूरेनियम की, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल अलग तरीके से बनाना पड़ता है। तारों के पास इस काम को अंजाम देने लायक ऊर्जा नहीं थी, लेकिन जब तत्व बनाने वाली फैक्ट्री में इतना दम ही न हो तो उसे उड़ा देने में क्या बुराई है? पहले तारे बनने के कुछ लाख साल बाद ही उनमें से कुछ में अचानक विस्फोट हो गया। बैम! इन विस्फोटों को सुपरनोवा कहते हैं और ये ब्रह्मांड में बिग बैंग के बाद सबसे बड़े विस्फोट थे। उससे जो ऊर्जा निकली उसने ज्यादा भारी तत्वों को एक दूसरे में मिलाना शुरू किया। विस्फोट के साथ वो तारे तो खत्म हो गए, लेकिन उनसे बना यूरेनियम, सोना और हमारी दुनिया में मौजूद दूसरे तत्व, जिनमें से एक तांबा भी था। पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स असल में ब्रह्मांड में मौजूद पिंडों की एक लाइब्रेरी है जिनसे हमारी दुनिया बनी। उनमें से ज्यादातर चीजें तो उस खास केमिस्ट्री सेट से ही निकली थी। सुपरनोवा की वजह से ही आज हम हैं। हमारे खून में आयरन है, उस लिहाज से हमारे शरीर के अंदर आज भी सुपरनोवा के कुछ अवशेष मौजूद हैं। वो हमारे शरीर में घूम रहे हैं। हम सभी स्टारडस्ट हैं। तांबा और टिन, ब्रॉन्ज एज। सुपरनोवा के बिना ब्रॉन्ज एज भी नहीं होता। आप दवा की किसी भी दुकान से मल्टीविटामिन की शीशी खरीदिए और उसमें मौजूद तत्वों को पढ़िए। आपको उसमें तांबा मिलेगा, जिंक मिलेगा, सेलेनियम मिलेगा। उसमें हर वो तत्व मिलेंगे जो सिर्फ बन सकते थे अगर सुपरनोवा हो। तारों से बने वही तत्व पृथ्वी पर जीवन के बीज बने और उनसे ही मानव इतिहास की रचना शुरू हुई। लेकिन सफर तो अभी शुरू हुआ था। इससे पहले कि जीव बनते, ब्रह्मांड को हमारे लिए एक घर भी तो बनाना था। सही घर बनाने के लिए हमें हर जरूरी चीज एक जगह पर जमा करनी पड़ती है। ग्रहों के बनने पर भी यही हुआ था। हमारे पास जो चीजें होती हैं उनसे ही यह तय होता है कि वो ग्रह हमारे लिए किस तरह का घर साबित होगा। हर सही चीज जो बहुत तेजी से घूम रहा था और जहां 6 घंटे में ही दिन खत्म हो जाता था। जब हम पृथ्वी के शुरुआती दिनों की बात करते हैं, उस वक्त की जब ये बनी थी, तब हमें पृथ्वी को एक दूसरा ग्रह मानना पड़ता है। सूरज की किरणें यहाँ पिघले लावा पर पड़ती थीं। हर जगह लावा ही लावा था। कुछ जगहों पर ज्वालामुखी की काली चट्टानें भी थीं। पिघली चट्टान में मौजूद तत्व इधर उधर बिखरे हुए थे। किसी को उन्हें सही क्रम में लगाना था। एक बार फिर से ये काम किया ग्रेविटी ने। हल्की चीजें सतह की ओर बढ़ी और उन्होंने एक सख्त पपड़ी बना दी। भारी चीजें केंद्र की ओर गईं और उन्होंने पिघले हुए लोहे और निकल का एक कोर बना दिया। उस पिघले हुए धातु का घूमता केंद्र एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था जो अंतरिक्ष तक गया, एक फोर्स फील्ड के तौर पर। यही हमारे होने वाले घर को सूरज के खतरनाक तत्वों से बचाने वाला था। जल्द ही इस मैग्नेटिक फील्ड ने जीवन को बढ़ने का मौका दिया। बाद में उन खोज करने वालों के लिए भी मददगार बना जिन्होंने दुनिया के दोनों हिस्सों को जोड़ा। लेकिन इन सब के लिए पृथ्वी को एक अहम साथी की जरूरत है। 450 करोड़ साल पहले मंगल ग्रह के बराबर का एक पिंड करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से टकराया। पृथ्वी ने उसके ज्यादातर पृथ्वी पर जीवन के विकास के लिए मौसम बेहद अहम है और पृथ्वी का अपनी धुरी पर थोड़ा सा झुका होना भी पृथ्वी पर जीवन को बरकरार रखने के लिए जरूरी है। चांद की ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी की घूमने की रफ्तार भी कम हुई, जिससे हमारे दिन अब 6 घंटे की बजाय 24 घंटे के होने लगे। $440 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर इतनी गर्मी थी कि तरल पानी रह ही नहीं सकता था, लेकिन वायुमंडल में पानी की भाप थी। अब सवाल था कि उसे आसमान से नीचे कैसे लाया जाए। जिस किसी दुनिया में जीवन हो वहां पर थोड़ी बरसात भी जरूरी है। कई लाख साल पहले जब पृथ्वी ठंडी हुई तब बारिश होने लगी, जिससे तालाब बने, झीलें बनी और फिर महासागर बने।
380 करोड़ साल पहले हमारे ग्रह के पास एक चांद था, एक महासागर था, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा कि आज हम देख रहे हैं। इंसान के इतिहास का मंच बनने के लिए पृथ्वी को ऑक्सीजन से भरा वायुमंडल और ऐसे उपजाऊ महादेश चाहिए थे जहां लोग रह सकें, विकास कर सकें। हमारी नई दुनिया को कौन गढ़ेगा? उनमें से करोड़ों करोड़ हमारी त्वचा पर रेंग रहे हैं। हम आपको दुनिया का इतिहास 2 घंटे में बता रहे हैं, बिग बैंग से लेकर आज तक की कहानी। हमारी आज की दुनिया में इससे जुड़े कई सुराग छिपे हैं। दरअसल इस तरह की संरचनाओं में पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के रहस्यमय सुराग छिपे हुए हैं। $380 करोड़ साल पहले हमारे शुरुआती महासागरों की सतह के नीचे एक नई क्रांति हो रही थी। 6 मामूली से तत्व, जिनमें से एक बिग बैंग से निकला हाइड्रोजन भी था और तारों से बने ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन भी थे। इन सब ने मिलकर जीवों की रचना शुरू कर दी, हमारी भी। उनमें से सबसे खूबसूरत था डीएनए। उसके छल्लों के नीचे छिपे थे जीवन के कोड। हमारी पृथ्वी के बनने के 7 लाख साल बाद पृथ्वी पर जीवन भी शुरू हो गया। हम किसी दानव के कंधों पर नहीं, बल्कि छोटे छोटे जीवों के कंधों पर सवार हैं, बैक्टीरिया पर। हम बड़े ही अहंकारी हैं। हमें लगता है कि ये दुनिया हम चला रहे हैं, लेकिन हम इस दुनिया में ही काफी देर से आए हैं। जानवरों से काफी पहले यहाँ बैक्टीरिया आ चुके थे, फिर जानवर आए और हमें लगा कि हमने उनकी सल्तनत ही मिटा दी। अगर हमने वो सल्तनत खत्म कर दी होती तो हम भी नहीं रहते। हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया की पूरी फौज है। असल में हम सबके शरीर में इतने बैक्टीरिया हैं जितने की पूरी दुनिया में इंसान। कई करोड़ों साल तक इस दुनिया पर इस तरह के जीवाणुओं का ही राज था। नवजात ब्रह्मांड की तरह शुरुआती जीव भी छोटे और मामूली थे, लेकिन वो संभावनाओं से भरे थे। उसने किस तरह से नए नए रूप लिए, हम उसके बारे में ही देख रहे हैं। उनमें हम भी एक हैं, और ये जानने के लिए हमें वक्त की शुरुआत में जाना होगा। हमने ये तो देखा कि आज जो भी ऊर्जा है वो बिग बैंग से निकली थी। हर जीव को जीने के लिए अपने हिस्से की ऊर्जा चाहिए थी। हम उसे जितना साधते उतना ही उसका इस्तेमाल कर पाते और उतने ही जटिल बनते जाते। बिग बैंग से निकली करीब करीब सारी ऊर्जा हमें सूरज से मिली। करीब 250 करोड़ साल पहले कुछ खास बैक्टीरिया ने महसूस किया कि उस ऊर्जा का इस्तेमाल जीने के लिए कैसे किया जा सकता है। इस कोशिश में उन्होंने दुनिया के इतिहास का सबसे कीमती कचरा भी पैदा किया, ऑक्सीजन। जल्द ही ऑक्सीजन ने हमारी दुनिया को नए सिरे से गढ़ा, लेकिन उसके पहले उसे एक और अहम काम करना था। दुनिया के शुरुआती महासागरों में आयन भरा था। ये तो सब जानते हैं कि जब लोहे से ऑक्सीजन मिलती है तब क्या होता है। मैं एक छोटा सा बैक्टीरियम हूँ। मैंने ऑक्सीजन के अणु बनाए हैं और यह है लोहे का बड़ा सा गोला। ये लीजिए, लगा दी जंग। जंग लगा लोहा महासागरों के तल पर जमा होने लगा। कई करोड़ों साल बाद ये विशाल ढेर बाहर आया तो दुनिया के लिए लोहे और स्टील का एक अहम स्रोत बन गया। लोहे के उसी ढेर की वजह से बाद में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। इस तरह से ब्रुकलिन ब्रिज और इंडस्ट्रियल एज के दूसरे बड़े लैंडमार्क्स किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत से जुड़े हैं। जब महासागरों में जंग लगाने के लिए लोहा नहीं बचा, तब ये बैक्टीरिया एक दूसरे काम में जुट गए। उन्होंने इतना ऑक्सीजन बनाया कि महासागर भर गए और वो वायुमंडल में जाने लगी। उसके बाद तो हमारा ग्रह हमारे सौर मंडल के दूसरे ग्रहों से बिल्कुल अलग बन गया। इसके बाद जीवन ने एक लंबी छलांग लगाई। पहली बार कुछ बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन के सहारे जीना सीख लिया था। यानी हम जो सांस आज ले पाते हैं उसका इतिहास करीब 250 करोड़ साल पुराना है। करोड़ों साल बाद भी जीव उनके सहारे रहे जिनसे उन्हें फायदा हो रहा था। ऑक्सीजन ने कहानी बदल दी थी। उसकी शक्ति को साध कर जीवों ने ऊर्जा का एक नया स्रोत ढूंढ लिया था, और वो स्रोत उसके पहले के किसी भी स्रोत से 20 गुना ज्यादा सक्षम था। इस नई ऊर्जा के सहारे जीवों ने जो किया वो कहानी हमारे आज तक आती है। अगले 200 करोड़ साल में जीवन और जटिल हो गया था। आसमान नीला हो गया और उसकी वजह से महासागर भी नीले नजर आने लगे। अब ज्यादा बड़े और ठोस महादेश यानी कॉन्टिनेंट्स उभरने लगे थे। पृथ्वी काफी हद तक वैसी लगने लगी थी जिसे आज हम अपना घर कहते हैं।
550 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी अपना 400 करोड़वां जन्मदिन मना रही थी, तब वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर 0 से बढ़कर 13% तक पहुंच गया था। आप एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि अब पृथ्वी पर उथल पुथल होने वाली है। ये है कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, एक बायोलॉजिकल बिग बैंग। जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तब आकार बढ़ता है और जटिलताएं भी। ऑक्सीजन हमें ऐसा करने देती है। करीब 3 करोड़ साल के इस काल में जानवरों के सबसे ज्यादा और सबसे अहम समूह पैदा हुए। करीब 50 करोड़ साल पहले समंदर में पहली कांटे वाली मछली पैदा हुई। ये मछलियां हमारी पूर्वज हैं। हालांकि ये देखने में हमारे जैसी नहीं लगती, लेकिन इनमें ऐसे अंग थे जिनसे हमारे शरीर के अंग बने, जिनमें रीढ़ की हड्डी, दांत और जबड़े वाला मुंह शामिल था। हमें अपनी पूर्वज मछलियों से बहुत कुछ मिला है। असल में आज के सारे रीढ़ वाले जीव उन मछलियों के बॉडी प्लान पर बने हैं। पृथ्वी के इतिहास के पहले 400 करोड़ साल में पौधे और जीव समंदरों तक ही सीमित थे, लेकिन अब ये सब बदलने लगा था। ऑक्सीजन के साथ ही ओजोन लेयर बना, जो हमें सूर्य के खतरनाक रेडिएशन से बचाता है। पौधे सबसे पहले आगे बढ़े। करीब 40 करोड़ साल पहले जीव भी आगे बढ़ने को तैयार हो गए। सबसे पहले आए वो एम्फीबियंस, जिनके कई वंशजों में से एक हम भी हैं। जानवरों के विकास के सिलसिले में मुझे जो बात सबसे दिलचस्प लगती है वो है एम्फीबियंस का प्राचीन महासागरों से बाहर आना और जमीन पर आकर हवा में सांस लेना। ये तो वैसा ही है जैसे हमारे दादा के दादा के दादा के दादा समंदर से बाहर आए हों और इस दुनिया का नजारा किया। उसे देखकर उन्होंने कहा होगा, अरे मैं तो यहाँ रह सकता हूँ। उन पेड़ों को, कीड़े मकोड़ों को देखो, यहाँ खाना भी है, मैं यहाँ रह सकता हूँ। फिर वो दिन भी आया जब इंसानों ने हर जगह पर कब्जा जमा लिया। लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा कर पाते, हमारे पूर्वजों को पानी से आखिरी रिश्ता भी तोड़ना था, सहवास का। आज के मेंढकों की तरह जो जेली जैसे अंडे देते थे, वो जमीन पर सूख जाते थे। लेकिन कुछ एम्फीबियंस ने इस समस्या का भी हल ढूंढ लिया। वो ऐसे अंडे देने लगे जिसके ऊपर का खोल अंदर की नमी बचाए रखता था। इसके साथ ही हम महासागरों से जमीन पर आ गए और एम्फीबियन से रेप्टाइल्स बने। कोई जीव समंदर से करीब 500 या 1000 किलोमीटर दूर हो सकता था, पर इसके बावजूद उसके अंडे में महासागर का अंश मौजूद रहता था। ये बड़ी अहम बात थी। इसके साथ ही महासागरों से उनका संपर्क टूट गया। अब वो धरती की दूसरी जगहों पर बसने लगे। करोड़ साल पहले जीवन विशाल हरे भरे दलदलों में पल रहा था, लेकिन पृथ्वी वहां पर एक नया खेल रच रही थी। वहां पौधों की मौत होती तो वहीं पर दफन हो जाते थे। बिग बैंग से जो ऊर्जा पैदा हुई थी, वो पौधों के जरिए जमीन के नीचे तक जाने लगी थी और कोयला बनने लगा था। ये आने वाले करोड़ों साल बाद इंसानों के लिए एक बेशकीमती तोहफा साबित होने वाला था। $25 करोड़ साल पहले एक तबाही आई और ये पृथ्वी के शुरुआती दिनों के बाद किसी ज्वालामुखी का बहुत बड़ा तांडव था। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भर गई और उसके बाद कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के बाद अलग अलग जीवों का जो विकास शुरू हुआ था वो थम गया। पृथ्वी पर रहने वाली 70% प्रजातियां खत्म हो गईं और इतने बड़े पैमाने पर हुई मौतों को कहा गया पर्मियन एक्सटिंक्शन। पृथ्वी पर इस तरह के विनाश तो